हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम दिन बाकी हैं और यूट्यूब पे आपने हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो देखी होंगी। 10 डे स्ट्रैटेजीज़, 30 डे स्ट्रैटेजी और 5 डे स्ट्रैटेजी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी। मैं यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात करूँगी, क्योंकि आप सभी टेस्ट दे रहे होंगे, आपने अलग अलग टेस्ट सीरीज ले रखी होंगी, आप अभी टेस्ट दे रहे होंगे, आपको पता होगा आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। कई स्टूडेंट्स के 95 प्लस परसेंटाइल भी बन रहे होंगे, तो क्या वो 100% श्योर हो सकते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। कईयों के 98 भी आ रहे होंगे, 99 भी आ रहे होंगे। तो आप क्या श्योर हो सकते हो कि आपका 100% सिलेक्शन होगा ही अगर आप एग्ज़ाम देते हो? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम सब इग्नोर कर देते हैं टेस्ट सीरीज़ में भी और तैयारी करते टाइम भी, वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका एग्ज़ाम क्लियर भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि आपको पता नहीं होता आप कौन सी शिफ्ट में आओगे, ईजी में आओगे, डिफ़िकल्ट में आओगे। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगी कि आप नॉर्मलाइजेशन को कैसे टैकल कर सकते हो, आपको कितने अटैम्प्ट करने चाहिए कि अगर आपकी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी हो तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक परफॉर्मेंस शीट आ रही होगी, उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे, ठीक है। मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बोलती हूँ कि आप किसी एक टेस्ट सीरीज़ पे डिपेंड मत होइए, आपको एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज़ लेनी ही चाहिए, एक ईजी और एक डिफ़िकल्ट, ताकि आपको ईजी शिफ्ट और डिफ़िकल्ट शिफ्ट दोनों की ही प्रैक्टिस हो। अगर आपकी एग्ज़ाम में ईजी शिफ्ट आती है तो भी आप कैसे अटैम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, उसकी प्रैक्टिस हो। अगर आपकी डिफ़िकल्ट शिफ्ट आती है तो वहाँ पर आप पैनिक ना करो और कामली अपना पेपर को कर सको। तो आपको दोनों ही शिफ्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो इसलिए हमेशा एक डिफ़िकल्ट और एक ईजी टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म लिखना है। सबसे पहले कोई भी, अब जैसे आप गाइडली की टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो यहाँ पे आप गाइडली लिखोगे। उसके बाद जब भी आप टेस्ट दोगे तो वहाँ पर उस टेस्ट के बारे में लिखोगे कि आपका जैसे फ़र्स्ट टेस्ट है तो आप सीरियल नंबर में 1 लिखोगे। उसके बाद आप सेक्शन वाइज कितना स्कोर कर रहे हो, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने हैं, एक्यूरेसी कितनी बन रही है, परसेंटाइल कितनी बन रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके रिमार्क्स, यानी कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, कहाँ पे आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, आपको इस परफॉर्मेंस शीट में लिखना है। और परफॉर्मेंस देखनी है कि आपके फर्स्ट टेस्ट और 10th टेस्ट में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ नॉर्मलाइजेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर होता है डिफ़िकल्टी ऑफ द शिफ्ट। तो जैसे इजी शिफ्ट होती है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होते हैं, डिफ़िकल्ट शिफ्ट में इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता एग्ज़ाम देते टाइम कि डिफ़िकल्ट है या ईजी है। डिफ़िकल्ट और इजी शिफ्ट वहाँ पर जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं एग्ज़ाम, उन पे डिपेंड करती है। और सेकंड फैक्टर होता है आपकी एक्यूरेसी का, जो आपके हाथ में होता है। फर्स्ट फैक्टर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो सेकंड फैक्टर है एक्यूरेसी, वो आपके हाथ में है। तो परफॉर्मेंस शीट से हमें अपनी एक्यूरेसी ही इम्प्रूव करनी है, मेनली जो आपकी हार्ड शिफ्ट होगी उसके अंदर भी और ईजी शिफ्ट होगी उसके अंदर भी। मैं दोनों का एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट आई है, ठीक है, या मान लो आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, ओली बोर्ड की या गाइडली की आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, उसके अंदर जो टेस्ट है वो हार्ड है और उसके अंदर 2 स्टूडेंट हैं, एक ने 80 अटैम्प्ट किए हैं, एक ने 70 अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन दोनों के ही 70 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। यानी कि जिस स्टूडेंट ने 80 के 80 अटैम्प्ट करे हैं उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, उसकी नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा होगी, और नॉर्मलाइजेशन में भी अगर हार्ड शिफ्ट आती है उसकी, तो नॉर्मलाइजेशन में भी उसके इतने मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू जिसने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी 100% है वहाँ पर। और अगर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज होंगे तो उसके ज़्यादा इंक्रीज होंगे एज़ कम्पेयर टू 80 अटैम्प्ट्स वाले के। होपफुली आपको इस चीज़ से समझ आ गया हो कि एक्यूरेसी कैसे डिपेंड करती है। बात करते हैं इजी शिफ्ट की, जो एक तरीके से डिफ़िकल्ट ही होती है, क्योंकि पहले तो हमें एग्ज़ाम देते टाइम अच्छा लगता है कि इजी शिफ्ट मिल गई, कई सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, अच्छे अटैम्प्ट्स हो गई। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तब हमें दुख होता है कि यार हमारी इजी शिफ्ट आ गई, हमारी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो गए। यानी कि इजी शिफ्ट ही एक तरीके से डिफ़िकल्ट शिफ्ट होती है। तो उसको कैसे करें? तो आपको उसके अंदर अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है, अपने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट ज़्यादा रखने हैं और उसके साथ साथ अपनी एक्यूरेसी भी 99% तक रखनी ही पड़ेगी। तभी आपके नॉर्मलाइजेशन में अगर मार्क्स थोड़े से कम भी होते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ।
पहला है जो 95 से 100 परसेंटाइल ला रहे हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर, सेकंड है 85 से 95 परसेंटाइल ला रहे हैं, और थर्ड है 75 से 85। तीनों के लिए अलग अलग अप्रोच रहेगी एग्ज़ाम को लेकर। पहले मैं बता देती हूँ, जो 95 से 100 परसेंटाइल ला रहे हैं तो आप सिर्फ परफॉर्मेंस शीट पे अपना ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए और परफॉर्मेंस शीट में लिखिए कि आपके हर एक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी एक्यूरेसी कितनी बन रही है। ठीक है, ईजी और डिफ़िकल्ट दोनों टेस्ट सीरीज़ आपको देनी ही देनी है। सेकंड है 85 से 95 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है लेकिन आप कोई सिली मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम रह रहे हैं। उन सिली मिस्टेक्स को देखो अपनी परफॉर्मेंस शीट के अंदर, जो भी आप रिमार्क्स लिखोगे उसके अंदर नोटिस करो कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसमें आप लगातार मिस्टेक कर रहे हो और उसके बारे में आप पढ़ो। कोई आपकी मिस्टेक हो रही है उसको एनालाइज करो कि आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और परफॉर्मेंस शीट की हेल्प से आप ये एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हो। एक बात और गाइस, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के, जो यूट्यूब पे अच्छे से नहीं गिवन, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है। मैथ की खासकर 10-10 घंटे की वीडियोस दे रखी हैं किसी भी टॉपिक की, जो इतनी बैंकिंग एग्ज़ाम में रेलिवेंट नहीं होती है। और क्रिटिकल रीजनिंग की भी बात करें, जो स्टेटमेंट इंसम्पशन होते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं जो बहुत कम टाइम कंज्यूम करते हैं, और अगर तुम उसको ठीक कर देते हो हमारे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं मेंस में खासकर। तो उसके लिए भी यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, बहुत डिटेल्ड में वीडियोस हैं अगर हैं तो, और उन वीडियोस को देखकर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं स्पेशली उन्हीं टॉपिक्स की कुछ वीडियोस लाने वाली हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। अगर आपको इंग्लिश के भी कुछ ऐसे टॉपिक चाहिए जैसे एरर फाइंडिंग हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, तो मैं उनकी भी वीडियोस ला दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाकी गाइस, क्रिटिकल रीजनिंग और मैथ के उन टॉपिक्स की वीडियोस आ जाएंगी आपके पास, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत प्रिसाइज छोटी वीडियोस होंगी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होगी। तो नेक्स्ट रहता है 75 से 85 परसेंटाइल जो स्टूडेंट्स ला रहे हैं, तो मतलब उनके कॉन्सेप्ट्स भी वीक हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इतना कम परसेंटेज अगर आ रहा है आपका, तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। आप देखिए परफॉर्मेंस शीट से जज कीजिए कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, या फिर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ओवरऑल आपने पढ़ा ही नहीं है। आप उसको पहले कवर अप कीजिए, उन टॉपिक्स को सारा आप कवर कर लोगे, उसके बाद अपने टेस्ट दीजिए और अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। पहले आपको टॉपिक कवर करने हैं, देन आपको टेस्ट देकर अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। ओके, इस तरीके से आप नॉर्मलाइजेशन को टैकल कर सकते हो। जस्ट अपनी एक्यूरेसी अच्छी रखें और अपने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स अच्छे रखें। ऐसा नहीं कह रही मैं कि आप 60 अटैम्प्ट कराओ और उसके बाद बोलो कि नहीं मैंने तो अच्छी एक्यूरेसी रखी थी फिर भी क्लियर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपके अटैम्प्ट्स कम हैं। खासकर जो क्लर्क एग्जाम होता है वो ईजी होता है, उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ही जिनकी भी थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी होगी वो 75 से अबव अटैम्प्ट करते ही हैं। तो आपको ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं उस केस में, और अपनी एक्यूरेसी भी साथ के साथ मेंटेन रखनी है, ताकि नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके मार्क्स कम भी हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई और डाउट्स हैं आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई और टॉपिक है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है और कोई ऐसा सोर्स नहीं है उस टॉपिक का जहाँ से आप पढ़ सको, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मैं उस टॉपिक की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दूँगी। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।